हेलो एवरीवन। मैं शुभम गुप्ता और स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल एनएस इंजीनियर अड्डा। लास्ट टाइम आरसीसी का फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने उसके बेसिक्स जो लिमिट स्टेट मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, बॉन्ड स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ और डेवलपमेंट लेंथ, यहाँ तक के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात किए थे। अब हम इसके बारे जो डिज़ाइन इसके बाद में जो डिज़ाइन वाला पार्ट आता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, डिज़ाइन वाला जो पार्ट होता है उसमें होता है बीम, स्लैब, कॉलम, फुटिंग और फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट जो है वो उसमें बहुत ही कम टॉपिक्स हैं जो हमको याद रखने हैं, और मैक्सिमम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको आरसीसी में कोड बुक से रिलेटेड चीज़ें हैं, और वो चीज़ें कोड बुक से ना याद ना करके हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करें तो वो सारी टॉपिक हमें कवर हो जाता है। तो इसी में हम देखते हैं सबसे पहले बीम एंड स्लैब। तो बीम एंड स्लैब लगभग, जो बीम स्लैब होता है, स्लैब दो टाइप का हो जाता है, बीम और वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। तो जो वन वे स्लैब होता है, तो वन वे स्लैब का डिज़ाइन लगभग सिमिलर होता है बीम डिज़ाइन के। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हम बीम बनाते हैं तो बीम बनाने के लिए जो उसका इफेक्टिव स्पान होता है, इफेक्टिव स्पान का जो लेंथ होता है वो सिंपली सपोर्टेड के लिए कितना होना चाहिए। सिंपली सपोर्टेड के साथ साथ वो कैंटिलीवर होता है या फिर कॉन्टिन्यूअस होता है। तो कॉन्टिन्यूअस होता है तो फिर कितना होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है तो वन एंड फिक्स्ड होता है और अदर एंड कॉन्टिन्यूअस चलते जाते हैं एज पर सिंपली सपोर्टेड। तो वहाँ पे हमको उसका लेंथ कितना लेना है, बीम का लेंथ कितना लेना है, ये सारी चीज़ें देख लेंगे। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन में इसमें बहुत छोटा डिफरेंस है। इसमें दो टाइप के डिफ्लेक्शन होते हैं। वो दो टाइप के डिफ्लेक्शन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। जो हम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लेते हैं स्पान बाई 350 और एक होता है स्पान बाई 250। तो वो दो डिफ्लेक्शन है, दोनों में से एक डिफ्लेक्शन मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगभग श्योर कट रहता है 70 से 80% चांसेस की ये दोनों डिफ्लेक्शन में से एक डिफ्लेक्शन पूछेगा। तो उसका स्टेटमेंट को एकदम ध्यान से देखेंगे, उसका स्टेटमेंट क्या बोला है, किसके लिए डिफ्लेक्शन पूछा है। तो जो एग्जाम में कम गलती हम कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चंस को अगर अच्छे से रीड नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम ऑप्शन पे जाते हैं तो वहाँ पे फिर गलत होने के चांसेस हो जाते हैं कि स्पान बाई 250 होता है। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़े ही नहीं, सीधा स्पान बाई 250 टिक लगा के आ जाते हैं। तो एग्जाम में जैसे बैठेंगे तो सबसे पहला काम होता है कि क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना। वहाँ पे जाके ऑप्शंस को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि कुछ ऑप्शंस हमको ऐसे दिख जाते हैं जो डायरेक्टली हम लगातार घर में बैठे बैठे सवाल बनाते हैं तो उस ऑप्शन को देखते हैं, वो ऑप्शन देखने के लिए याद हो जाता है। तो थोड़ा चीज़ें अगर उसमें घुमा दिया जाए एग्जाम में तो जस्ट ऑप्शन चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन को ना देख करके क्वेश्चन पे जाएंगे। तो इसमें जो कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन है, तो कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन में स्पान बाई 250 और स्पान बाई 350 है, इसको देख लेंगे। इसके बाद जो इसका डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया है, डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया में सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए L/D रेशियो कितना होना चाहिए, कैंटिलीवर बीम में L/D रेशियो कितना होना चाहिए, हर टाइम पूछता है। लगभग स्टेट में होने वाले सारे एग्जाम में ये जो कॉन्टिन्यूअस बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और कैंटिलीवर बीम है, ये तीनों बीम का लगभग एक सवाल हमेशा पूछता है। या तो अब उसको टफ करना चाहे तो उस पर न्यूमेरिकल भी दे सकता है। तो कॉन्टिन्यूअस बीम के लिए L/20 और कैंटिलीवर के लिए कॉन्टिन्यूअस बीम के लिए L/26 और कैंटिलीवर के लिए हो जाएगा कैंटिलीवर के लिए हो जाएगा 7 L/D रेशियो, और सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 लेते हैं। फिर इसमें एक चीज़ और देखा जाता है कि अगर हम लेंथ का स्पान का जो लेंथ है वो इंक्रीज कर देते हैं, तो स्पान का लेंथ इंक्रीज कर देने से हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है, ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे कि अगर हमारा 12 मीटर का स्पान दे दिया है, तो 12 मीटर का स्पान है और सिंपली सपोर्टेड है, तो वहाँ पे L/D रेशियो कितना लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बेसिक सा फंडा है कि L/D रेशियो मतलब कि डेप्थ, जैसे कि आप लेंथ बढ़ा रहे हैं तो आप चाहेंगे कि उसको डिफ्लेक्शन कम दें। अगर आप लेंथ बढ़ा रहे हैं तो आप चाहेंगे कि कम से कम डिफ्लेक्शन दें ताकि आप सेफ रहें। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक फैक्टर का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है कि फैक्टर का मल्टीप्लाई करना है कि फैक्टर का डिवाइड करना है। तो आपको ये देखना है कि जो
एल बाई डी रेशियो 20 आ रहा है, एल बाई डी रेशियो 20 आ रहा है, तो 20 का वैल्यू कम होना चाहिए, मतलब एल बाई डी रेशियो जो 20 आ रहा है तो 20 से कम आना चाहिए अगर हम लेंथ बढ़ा रहे हैं तो। वहाँ पे हमको क्योंकि डेप्थ को भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, डेप्थ को भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। वहाँ पे लेंथ ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन हमको कम करना है, तो डिफ्लेक्शन कम करना है मतलब कि डिफ्लेक्शन कम से कम करना है तो एल बाई डी रेशियो को कम करना पड़ेगा। तो एल बाई डी रेशियो को कम करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो फैक्टर होता है, उसके लिए जो फैक्टर होता है स्पान अपॉन 10, तो स्पान अपॉन 10 कहीं कहीं पे लिया जाता है, कहीं कहीं पे 10 अपॉन स्पान लिया जाता है। तो वो आपको देखना है कि आप क्या ले रहे हैं, तो कहीं पे मल्टीप्लाई करता है तो कहीं पे वहाँ पे कहीं पे उसको डिवाइड करता है। तो आपको इसको समझना है कि उस वैल्यू को जो 20 होता है एल बाई डी रेशियो उसको कम करना है, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है, इसको समझना है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा 2 वे स्लैब। 1 वे स्लैब और बीम लगभग सिमिलर चलता है। इसके बाद हमारा आ जाता है 2 वे स्लैब। 2 वे स्लैब में भी सेम चीज़ पूछा जाता है कि एल बाई डी रेशियो कितना लेना चाहिए। तो एल बाई डी रेशियो इसके लिए टेबल दिया गया है, आप देखेंगे माइल्ड स्टील के लिए और AP 415 के लिए, जिसको HYSD बार भी बोला जाता है। तो माइल्ड स्टील और HYSD दोनों बार के लिए अलग अलग लिया जाता है। माइल्ड स्टील के लिए जो भी वैल्यू लिया गया है, माइल्ड स्टील के लिए जो भी वैल्यू लिया गया है उसके लिए अगर हम फिर उसको HYSD बार के लिए लेते हैं तो उसमें एल बाई डी रेशियो को कम कर दिया जाता है 20% तक। अगर सिंपली सपोर्टेड में एल बाई डी रेशियो हम 35 ले रहे हैं तो फिर HYSD बार अगर हम यूज़ करें माइल्ड स्टील के जगह पे तो वहाँ पे हमको 28 लेना पड़ेगा। कॉन्टीन्यूअस बीम है तो कॉन्टीन्यूअस में एल बाई डी रेशियो अगर 40 ले रहे हैं तो फिर माइल्ड स्टील में उसका 20% कम कर दिया जाता है। तो वहाँ पे माइल्ड स्टील के जगह पे हम अगर HYSD बार लेते हैं या फिर AP 415, AP 550, AP 500 लेते हैं तो वहाँ पे एल बाई डी रेशियो को 20% कम कर दिया जाता है। तो 40 में से 20% कम कर देंगे तो हमारा एल बाई डी रेशियो 32 आता है। तो जो बीम का है वो काफ़ी टाइम पूछा गया है, तो हो सकता है कि इस बार पूछ दे कि एल बाई डी रेशियो 2 वे स्लैब का कितना होगा। फिर इसके बाद आता है लेटरल डिफ्लेक्शन। लेटरल डिफ्लेक्शन का भी डाटा याद रखना है हमको। लेटरल डिफ्लेक्शन मतलब कि जो बीम होता है तो उसका लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो उसका जो साइड वाला डायमेंशन है, जो उसका साइड वाला डायमेंशन है, साइड वाले डायरेक्शन को अगर हम रिस्ट्रेन नहीं करें तो उसका लेंथ को हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना दे सकते हैं। अगर साइड में उसको डिफ्लेक्ट होने ना दें बीम को तो उसका लेंथ मैक्सिमम से मैक्सिमम हमको कितना रखना है, ये चीज़ें हमको याद रखना है। इसको बीम का सिलेंडरनेस रेशियो भी बोला जाता है। तो ये वाला इसका जो वैल्यू होता है वो डाटा हमको याद रखना है। सिंपली सपोर्टेड के लिए उसको रखना है 60 बी या फिर 250 बी स्क्वायर अपॉन डी। तो हमको मैक्सिमम लेंथ रखना है, तो मैक्सिमम लेंथ रखना है तो जहाँ पे भी मैक्सिमम वाला चीज़ आता है तो वहाँ पे किसी भी दो वैल्यू का मिनिमम वैल्यू रखना होता है, ताकि उस मिनिमम दो वैल्यू है तो दोनों वैल्यू ही मैक्सिमम वैल्यू है। तो दोनों में से छोटा वैल्यू अगर क्रॉस नहीं करता है तो बड़ा वैल्यू ऑलरेडी क्रॉस नहीं करेगा। अगर इन दो वैल्यू में से अगर हम बड़ा वैल्यू ले लेते हैं तो छोटा वैल्यू क्रॉस कर जाएगा। तो जहाँ भी मैक्सिमम वाला चीज़ पूछा जाएगा तो दो वैल्यू का मिनिमम लेंगे, तो मिनिमम को ही हमको सेटिस्फाई कराना है ताकि वो मैक्सिमम वैल्यू को अपने आप सेटिस्फाई करा जाए। फिर इसके बाद फिर कैंटिलीवर बीम आता है। तो कैंटिलीवर बीम के लिए 25 बी और 100 बी स्क्वायर अपॉन डी। तो ये जो दो वैल्यू हैं कॉन्टिन्यूअस बीम के लिए और सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, ये वैल्यू हमको पता होना चाहिए। देखिए जो भी डाटा इंपॉर्टेंट डाटा है, कॉन्सेप्चुअल सवाल जो होता है वो मैक्सिमम बना लेते हैं, उसमें मैक्सिमम किसी को भी डाउट नहीं होता है। तो इसके अलावा जो डाटा है जो हमको याद रखने हैं, जो ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे या फिर ज़्यादा फॉर्मूला पे बेस्ड नहीं है, उन चीज़ों को जो डाटा वैल्यू याद रखना है डायरेक्टली पूछा जाता है। तो हो सके अभी देख लेंगे तो एक बार और देख लें, किताब में सवाल बनाएंगे तो हो सके आप लोग को ज़्यादा जल्दी याद आ जाए एग्जाम में, क्योंकि ये सारी चीज़ें याद करने में, अलग से याद करने में बहुत तकलीफ होता है। तो आप लगातार क्वेश्चंस बनाएंगे, लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारा डाटा, सारा वैल्यू अपने आप याद हो जाएगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जब हम स्लैब डिज़ाइन करते हैं या फिर जब हम बीम डिज़ाइन करते हैं, तो बीम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें मैक्सिमम चीज़ें पूछा जाता है कि उसमें जो मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड किया जाता है, मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड किया जाता है, मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड किया जाता है, मैक्सिमम कंप्रेशन रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड किया जाता है। तो आप देखेंगे कि हर एक एग्ज़ाम में, लगभग हर एक एग्ज़ाम में आपको दिख जाएगा कि ये RCC जो सब्जेक्ट है इसमें पूछने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है,
एकदम स्पेसिफाइड चीज़ें हैं जो कि पूछता है हमेशा उसी चीज़ों को, वो बार बार पूछता है। कहीं पे उसको न्यूमेरिकल बना के पूछेगा या तो कहीं पे डायरेक्ट डाटा पूछ देगा। तो उसी प्रकार से मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट कितना देना होता है वो चीज़ें पूछ सकता है इसको, या तो न्यूमेरिकल के बेसिस पे पूछ सकता है या फिर डाटा दे के पूछ सकता है कि AST कितना होता है। तो 85% ऑफ इफेक्टिव सेक्शनल एरिया और एक ग्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो ग्रॉस सेक्शनल एरिया में कैपिटल D लिया जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ऑप्शन में भी दिया जाता है कि आपको बड़ा डी लेना है कि छोटा डी लेना है। तो यहाँ पे मिनिमम रेनफोर्समेंट पूछा गया है, तो मिनिमम रेनफोर्समेंट पूछा गया है, वहाँ पे हम इफेक्टिव डेप्थ लेते हैं। तो 85% ऑफ इफेक्टिव 25% ऑफ एरिया ऑफ इफेक्टिव साइज ऑफ द बीम, ये लेना होता है हमको मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट AST। इसमें इक्वेट करते हैं इसमें दोनों के फोर्सेस के इक्वेट करते हैं। कैसा कि AST इंटू FY इज इक्वल टू B 0.85 B इंटू D 0.85 B इंटू D। तो इस प्रकार से उसका मिनिमम रेनफोर्समेंट हो जाएगा। फिर वहीं पे मैक्सिमम रेनफोर्समेंट भी पूछता है कि मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट कितना होगा या फिर मैक्सिमम कंप्रेशन रेनफोर्समेंट कितना होगा। तो मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट या मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट जो होता है ये बीम की बात हो रहा है, और जस्ट स्लैब में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बीम और स्लैब थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंस मतलब कि कहने का वहाँ पे एग्जाम में आपको ये सारी डाटा तो घर से याद रहता है, लेकिन वहाँ पे जाके देखेंगे तो सारे ऑप्शन दिखेंगे। 0.85 BD अपॉन FIB दिखेगा, 0.004 BD दिखेगा, 0.04 B इंटू कैपिटल D भी दिखेगा। तो वहाँ पे आपको एकदम प्रैक्टिस जब करेंगे तो एकदम श्योर कट आप देख पाएंगे कि बीम के लिए पूछा गया है कि वो स्लैब के लिए पूछा गया। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी होता है एग्जाम से पहले। इन सारी चीज़ों में ही प्रैक्टिस होता है। बार बार उसी चीज़ को, एक ही चीज़ को जो हमको पता होता है, बार बार जहाँ पे गलती नहीं होता है उन चीज़ों में हमारा गलती एग्जाम में भी नहीं होता है। लेकिन जो गलती हम यहाँ पे करते हैं वो सेम गलती एग्जाम में भी होने के चांसेस होते हैं। तो बीम में मिनिमम रेनफोर्समेंट और बीम में मैक्सिमम रेनफोर्समेंट, ये दोनों वैल्यू याद होने चाहिए। इसके बाद फिर स्लैब में जो मिनिमम रेनफोर्समेंट और स्लैब में मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना होता है ये याद होना चाहिए। तो बीम का मैं बता देता हूँ। बीम का मैक्सिमम रेनफोर्समेंट होता है 0.04 B इंटू कैपिटल D। तो वहाँ पे आपका ऑप्शन में B इंटू स्मॉल d भी दिया रहेगा, तो वहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट और मिनिमम कंप्रेशन रेनफोर्समेंट दोनों चीजें इक्वल होता है। फिर इसके बाद अगर आपको पूछ देगा कि टोटल मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट और कंप्रेशन रेनफोर्समेंट कितना होता है, तो 0.04% प्लस 0.04% ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सेक्शन, तो 0.08%, सॉरी 0.08 टाइम्स मतलब कि 8%। और जो ये परसेंट में निकालेंगे तो 4%, और उसको वैल्यू के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04। अगर दोनों का अगर कंबाइन पूछा है, टेंशन और कंप्रेशन का कंबाइन टोटल कितना परसेंटेज होता है, तो टोटल परसेंटेज हो जाएगा 8। अलग अलग वैल्यू पूछा है तो 0.08। तो ये सारी चीजें जो थोड़ा सा चीजें होता है, कहाँ पे परसेंटेज में पूछा है, कहाँ पे डाटा डायरेक्टली पूछा है, ये जो सिली मिस्टेक होने का जो चांसेस है, जो हम करते हैं, जो हम किए भी हैं, वो सारी चीजों को मैं यहाँ पे अपना आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बीम और स्लैब यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता था, ठीक है, इसलिए इस पर थोड़ा सा ज़्यादा समय दे दिए। फिर इसके बाद फिर आपका आ जाएगा टॉर्सनल रेनफोर्समेंट भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल कि टॉर्सनल रेनफोर्समेंट या ये साइड रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड किया जाता है, साइड फेस रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड किया जाता है या फिर कब प्रोवाइड किया जाता है। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है कि जो साइड फेस रेनफोर्समेंट होता है बीम में आप देखेंगे सबसे नीचे जो, अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम लेते हैं तो सिंपली सपोर्टेड बीम लेते हैं, ऊपर से लोडिंग आता है तो वो सैगिंग कर्व बनता है जिससे हमको ये पता चलता है कि नीचे में टेंशन और ऊपर में कंप्रेशन आएगा। तो ऊपर में तो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट दे दिए, नीचे में टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिए। उसके बाद फिर साइड में टॉर्सनल रेनफोर्समेंट या फिर साइड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। साइड में अगर एक रेक्टेंगुलर बीम आप अज्यूम कर पा रहे होंगे तो साइड में भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये कब प्रोवाइड किया जाता है, जब हमारा डेप्थ ऑफ बीम 750 से ज़्यादा हो जाता है, 750 mm से ज़्यादा हो जाता है तो साइड रेनफोर्समेंट हमको प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर 750 से कम होता है तो नहीं प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर जो हमारा बीम है, बीम हमारा
उसमें आ रहा है, किसी प्रकार का टॉर्सन आ रहा है, तो इस वैल्यू को घटा करके 450 कर दिया जाता है। तो यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस है कि 750 कब प्रोवाइड किया जाता है जब टॉर्सन नहीं होता है, और 450 में कब प्रोवाइड करते हैं जब टॉर्सन उसमें आ रहा होता है। उसके बाद फिर इसमें पूछा जाता है कि मिनिमम क्लियर कवर वाला चीज़ बहुत बार पूछा गया है कि मिनिमम क्लियर कवर कितना होना चाहिए। मिनिमम क्लियर कवर बीम के लिए कितना होना चाहिए, मिनिमम क्लियर कवर कॉलम के लिए कितना होना चाहिए, मिनिमम क्लियर कवर फुटिंग के लिए कितना होना चाहिए, और मिनिमम क्लियर कवर स्लैब के लिए कितना होना चाहिए। तो जैसे आप नीचे से, ग्राउंड लेवल के नीचे से जैसे जैसे आप ऊपर आते जाएंगे, क्लियर कवर की वैल्यू वैसे वैसे कम होती जाती है। तो सबसे नीचे होता है फाउंडेशन, फाउंडेशन का याद रखेंगे 50 है। फिर उसके ऊपर आता है कॉलम खड़ा रहता है, तो कॉलम का 40 mm हो जाता है। फिर उसके ऊपर फिर हमारा बीम आता है, बीम के ऊपर फिर स्लैब को डाल देते हैं, तो बीम का हो जाएगा हमारा 25 mm के अप्रोक्सीमेट, और जो हमारा स्लैब होता है, स्लैब पे जो मिनिमम क्लियर कवर देते हैं वो होता है 20 mm। तो इस प्रकार से यहाँ पे हो गया स्लैब का डिजाइनिंग। स्लैब का डिजाइनिंग में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है, सॉरी बीम का डिजाइनिंग और वन वे स्लैब दोनों लगभग सिमिलर होता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें देखना है, L/D रेशियो, मतलब कि मैक्सिमम कितना डिफ्लेक्शन देना है, मैक्सिमम कितना डिफ्लेक्शन देना है। उसके बाद फिर हमको देखना है कि मिनिमम कितना रेनफोर्समेंट देना है। फिर मिनिमम रेनफोर्समेंट के बाद हमको देखना है कि मैक्सिमम भी रेनफोर्समेंट कितना देना है। मैक्सिमम रेनफोर्समेंट देने के बाद फिर देखना है हमको टॉर्सन, एकदम सीरीज में हमको याद रखना है चीज़ों को, ताकि हम वहाँ पे भूले ना। फिर उसके बाद फिर देखना है कि साइड फेस रेनफोर्समेंट कितना देना है। फिर उसके बाद रेनफोर्समेंट दे दिए, रेनफोर्समेंट देने के बाद फिर हमको देखना है कि उसमें जो क्लियर कवर होता है वो क्लियर कवर हमको कितना देना है। ये हो गया हमारा बीम का कहानी। बीम के कहानी के बाद फिर हमारा हो जाता है, फिर बीम के कहानी में फिर एक चीज़ और देखे थे जो हमारा लेटरल डायमेंशंस था। लेटरल डायमेंशन मतलब कि उसका जो मैक्सिमम लेंथ कितना होना चाहिए, उसका सिलेंडरनेस रेशियो कितना होना चाहिए, बी का सिलेंडरनेस जो बीम है, बीम का सिलेंडरनेस रेशियो कितना होना चाहिए, ये चीज़ें हमारे लिए हो गई। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं वन वे स्लैब में। वन वे स्लैब लगभग सिमिलर बीम की तरह होता है, बस थोड़ा बहुत ही उसे माइनर चेंजेस होते हैं, क्योंकि जो हमारा स्लैब है, स्लैब का थिकनेस बीम के रिस्पेक्ट में काफ़ी कम होता है, तो थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस हो जाते हैं। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि उसको वन वे स्लैब और टू वे स्लैब कब बोलेंगे। तो जो हम स्लैब बनाते हैं, जो भी हम स्लैब बनाते हैं, तो उसमें एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है, मतलब कि एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, ये दो डायरेक्शन में होते हैं। ये दोनों डायरेक्शन में अगर हम स्लैब को देखेंगे तो दोनों का जो रेशियो होता है, अगर 2 से ज़्यादा आ जाता है, मतलब कि एक डायरेक्शन बहुत कम है, एक डायरेक्शन थोड़ा सा कम है, उसके आधे से भी कम है, तो एक डायरेक्शन आधे से भी कम है, एक डायरेक्शन आधे से ज़्यादा है, तो उसको एक वन वे डायरेक्शन में हम लोग उसको कंसिडर करेंगे। अगर वही चीज़ फिर 2 से कम हो जाता है, 2 से अगर चीज़ें कम हो जाता है, तो 2 से चीज़ें कम हो जाएगा तो फिर उसको हम लोग वन वे स्लैब नहीं कहेंगे, टू वे स्लैब कहेंगे, क्योंकि जितना लेंथ इसको कंसिडर कर रहे हैं अप्रोक्सीमेट 2 से कम है, मतलब कि लगभग इधर का भी बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, तो दोनों लेंथ लगभग सेम होता है। तो अगर L बाई मतलब कि एक डायरेक्शन और दूसरे डायमेंशन, मतलब एक लंबा डायरेक्शन और एक छोटा डायरेक्शन, दोनों का रेशियो 2 से कम आता है तो हो जाता है टू वे स्लैब, और 2 से ज़्यादा आता है तो वन वे स्लैब। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना है कि अगर 2 से ज़्यादा आता है मतलब कि एक लेंथ काफ़ी छोटा है, तो एक लेंथ काफ़ी छोटा है दूसरे लेंथ के रिस्पेक्ट में, तो एक ही लेंथ को हम लोग कंसिडर करेंगे। और फिर टू वे स्लैब का डिज़ाइन करने के लिए इस बार एसीएस में भी एग्जाम पूछा गया था कि किसके हिसाब से किया जाता है, तो इसमें अलग अलग थ्योरी दिया गया है। एक होता है ग्रॉस हॉफ रैंकाइन्स थ्योरी, और एक होता है पेकॉट्स मेथड, और एक होता है आईएस कोड मेथड। तो 3 मेथड है, 3 मेथड से टू वे स्लैब का हम डिज़ाइन करते हैं। तो टू वे स्लैब का डिज़ाइन करने में बेसिकली हमको देखना क्या होता है कि उसमें मूवमेंट कितना जनरेट हो रहा है, उसके हिसाब से हमको उसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है, तो उतना उसके हिसाब से हमको वो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है, तो उसके लिए हमको मूवमेंट निकालना होता है। तो मूवमेंट निकालने के लिए अलग अलग 3 थ्योरी दिए गए हैं, इन तीनों थ्योरी में से आप निकाल सकते हैं। तो आपको एग्जाम में ये पूछ सकता है कि टू वे स्लैब के लिए इसमें से कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, तो 3 ऑप्शन, इन तीनों में से एक ऑप्शन दे देगा और 3 ऑप्शन कहीं और से दे देगा, तो वो आंसर हो जाएगा। या फिर इनमें से कौन सा है जो कि टू वे स्लैब के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, तो ये 3 ऑप्शन दे दिया गया और फिर एक और ऑप्शन दे देगा जो कि यूज़ नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो स्लैब डिज़ाइन है, स्लैब डिज़ाइन यहाँ से
कंप्लीट होता है। स्लैब डिज़ाइन में हमको क्या क्या देखना है, उसका डिफ्लेक्शन देखना है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होता है, फिर L/D रेशियो देखना है, L/D रेशियो बीम का देखना है और स्लैब का देखना है। उसके बाद देखना है कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड किया जाता है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड किया जाता है, ये चीज़ें देखना है। फिर इसके बाद देख लेंगे आप लोग स्पेसिंग भी देखना है हमको कि स्पेसिंग कितना प्रोवाइड किया जाता है, मैक्सिमम स्पेसिंग कितना प्रोवाइड किया जाता है, मिनिमम स्पेसिंग कितना प्रोवाइड किया जाता है। फिर उसके बाद फिर देख लेंगे उसका लेटरल सपोर्ट देख लेंगे। एक लाइन से चीज़ों को अरेंज करेंगे, आप अपना शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो एक लाइन से चीज़ों को अरेंज करेंगे जहाँ पे आपको चीज़ें याद करने का है। फिर इसके बाद फिर हम आ जाते हैं कॉलम में। तो कॉलम में जो फेलियर होता है, कॉलम में जो फेलियर होता है वो किस बेसिस पे होता है, वो फेलियर होता है बकलिंग के बेसिस पे। मैक्सिमम कॉलम जो होता है, कॉलम का जो फेलियर होता है, कॉलम का जो हम डिज़ाइन करते हैं वो हम डिज़ाइन करते हैं उसका बकलिंग के आधार पे, और बकलिंग के आधार पे करते हैं तो वो अपने अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक नहीं पहुंचता है, उसमें किसी प्रकार का क्रैक्स वगैरह ज़्यादा जनरेट नहीं होता है। क्रशिंग मतलब उसको क्रशिंग के हिसाब से हम नहीं देखते हैं, बकलिंग के हिसाब से देखते हैं। तो बकलिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा जो फैक्टर होता है वो होता है उसका सिलेंडरनेस रेशियो। सिलेंडरनेस रेशियो के हिसाब से हम करते हैं। जितना ज़्यादा सिलेंडरनेस रेशियो, जितना ज़्यादा सिलेंडरनेस रेशियो मेंबर उतना पतला। अगर सीधे शब्दों में समझे तो सीधे शब्दों में समझे तो ये होता है कि मेंबर का सिलेंडरनेस रेशियो जितना ज़्यादा आएगा वो मेंबर उतना पतला होगा। तो अगर हम पतले मेंबर में कंप्रेसिव फोर्स लगाएं तो वो तुरंत बकल हो जाएगा। बकल हो जाएगा का मतलब ये है कि धनुष जैसा बन जाएगा वो। तो धनुष जैसा बन जाएगा तो हमारा जो भी मेंबर है वो धनुष जैसा ना बने, उसके लिए हम चीज़ों को इसमें चेक करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया होता है सिलेंडरनेस रेशियो। तो सिलेंडरनेस रेशियो ये हो जाता है इफेक्टिव लेट और लीस्ट लेटरल डायमेंशन, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन जिसके लिए सबसे कम होगा, अर्थात वो जिस साइड से वो जितना ज़्यादा पतला होगा, जिस डायरेक्शन में जितना ज़्यादा पतला होगा वो उसी डायरेक्शन में वो बकलिंग करने का चांसेस होगा। उस क्राइटेरिया को निकालते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पता होना चाहिए। फिर उसमें जो बकलिंग कंडीशन देखते हैं, तो बकलिंग कंडीशन देखते हैं तो कंप्रेशन फोर्स में बकलिंग के लिए सिलेंडरनेस रेशियो कंप्रेशन में कितना देखना है, टेंशन में कितना देखना है, ये सारी चीज़ें हमको पता होना चाहिए। फिर टेंशन में देख रहे हैं तो विंड लोड की वजह से कितना होगा, और टेंशन मेंबर है तो विंड लोड है, और विंड लोड की वजह से वो रिवर्सल ऑफ लोड आ रहा है, मतलब कि विंड लोड की वजह से कभी टेंशन और कभी कंप्रेशन आ रहा है, तो उसकी वजह से उसका सिलेंडरनेस रेशियो कितना होगा। तो इसका जो सिलेंडरनेस रेशियो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हमेशा बार बार पूछा जाता है कि डायरेक्ट कंप्रेशन मेंबर, जो कंप्रेशन मेंबर है डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ लोडिंग की वजह से आ रहा है तो कितना लेना है सिलेंडरनेस रेशियो। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा कि कंप्रेशन मेंबर है और रिवर्सल कंप्रेशन मेंबर है और उसमें विंड लोड की वजह से कंप्रेशन आ रहा है, तो विंड लोड की वजह से कंप्रेशन आ रहा है तो उसके लिए कितना लेना है 250। फिर उसके बाद टेंशन मेंबर है तो टेंशन मेंबर में रिवर्सल ऑफ लोड आ रहा है, रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट कंप्रेशन लोड आ रहा है, मतलब कभी उसमें कंप्रेशन आ सकता है, तो उसके लिए कंप्रेशन के हिसाब से ही डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी कंप्रेशन आ जाएगा तो उसके हिसाब से फैलना हो जाए। फिर अगर कंप्रेशन आ रहा है टेंशन मेंबर में ड्यू टू विंड या फिर अर्थक्वेक लोड, तो उसके लिए 350 लेना पड़ता है। फिर सिर्फ और सिर्फ टेंशन मेंबर के लिए डिजाइन करते हैं, तो टेंशन मेंबर मतलब कि खिंचाव बल होता है, और खिंचाव बल होता है तो वहाँ पे बकलिंग होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, तो वहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन वाला चीज़ बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। तो वहाँ पे हमको जो टेंशन मेंबर होता है उसके लिए जो हम सिलेंडरनेस रेशियो रखते हैं वो 400 रखते हैं। तो ये 4 वैल्यू हैं, IS कोड में दिया हुआ है चारों वैल्यू की। डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए कितना होना चाहिए, कंप्रेशन है तो विंड लोड की वजह से कंप्रेशन है तो उसके लिए कितना होना चाहिए, टेंशन मेंबर है तो उसमें रिवर्सल ऑफ लोड कभी कंप्रेशन आ जाता है तो कितना होना चाहिए, और टेंशन मेंबर है तो टेंशन मेंबर में अगर विंड लोड की वजह से कंप्रेशन आ जाता है कभी कभी तो कितना लेना है, और सिर्फ वो टेंशन मेंबर है जैसे कि टाई सिर्फ और सिर्फ टेंशन मेंबर होता है तो उसके लिए हमको कितना लेना है, ये सारी चीज़ें हमको याद होने हैं। फिर इसके बाद हमको याद रखना है कि जो हमारा बीम होगा कब लॉन्ग बीम होगा, कब शॉर्ट बीम होगा, और कब वो बीम मीडियम बीम होगा। तो ये डिसाइड करता है हमारा सिलेंडरनेस रेशियो। तो जो हमारा बीम है, जो हमारा कॉलम है उसका सिलेंडरनेस रेशियो अगर 12 से कम हो जाता है, 3 से कम होता है तो उसको शॉर्ट कॉलम या पेडेस्ट्रियल भी बोलते हैं। फिर 12 से
3 है तो उसको मीडियम या फिर मीडियम कॉलम या फिर शॉर्ट कॉलम बोला जाता है, और जो 3 से कम होता है उसको पेडेस्ट्रियल, और 3 से 12 तो शॉर्ट कॉलम, और 12 से ज़्यादा तो उसको हम लोग लॉन्ग कॉलम बोल देंगे। तो जो हम कंप्रेशन मेंबर है या फिर कॉलम है तो उसका डिज़ाइन हम स्लेंडरनेस रेशियो के आधार पे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको याद होना चाहिए। फिर एग्जाम में पूछा गया है 2-3 बार कि 2007 के हिसाब से कंप्रेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, और 1900 अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर 1978 के हिसाब से कौन सा लगाते हैं। अगर स्पेसिफाई किया है कि कौन से आईएस कोड के हिसाब से वो पूछ रहा है तो वो आपको बताना है कि कौन सा आईएस कोड के 1978 से पूछ रहा है कि 2000 के हिसाब से पूछ रहा है। तो इसमें आपको देखना है कि किसके हिसाब से पूछा, उसके हिसाब से इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और उसमें वो उनका नाम भी दिया जाता है जो भी उसका एनालिसिस किए हैं, रैंकाइन्स या फिर सेकंड फॉर्मूला। तो एक 1978 के हिसाब से और एक 2007 के हिसाब से। तो दोनों लोगों ने कंप्रेशन कॉलम का डिजाइन करने के लिए जो उसमें कंप्रेसिव लोड आएगा वो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दिए हैं। तो एक होता है रैंकाइन्स और एक होता है सेकंड फॉर्मूला। तो किसको किसको कब कब यूज़ करना है वो आपको देख लेना है। रैंकाइन्स हो जाता है 2007 के हिसाब से, और एक होता है सेकंड 1978 के हिसाब से। कब के हिसाब से पूछा है तो उसको देख लेंगे। और जनरली जो हमारा जेई होता है वो 1978 के कोड को फॉलो करता है। जब तक नहीं दिया हुआ है 2007 न्यू कोड तो वो गुप्ता एंड गुप्ता से क्वेश्चन आए हुए रहते हैं, और गुप्ता एंड गुप्ता में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो फॉलो करते हैं, वो हमारा फॉलो करता है 1978 का कोड। तो कोशिश करिएगा कि जब तक आपको बोला नहीं गया है 2007 का कोड यूज़ करना है तो 1978 के कोड के हिसाब से चीज़ों को लेना है। यहाँ पे लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालिए। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जब हमारा बीम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, जो हमारा कॉलम है, कॉलम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो उसमें एक करेक्शन फैक्टर लगाया जाता है कि जितना लोड के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं उतना लोड से पहले ही वो फेल हो जाएगा, क्योंकि उसमें कंप्रेशन या फिर उसका स्ट्रेंथ तो हम लोग चेक कर नहीं रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें चेक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बकलिंग देख रहे हैं। तो बकलिंग मतलब अगर उसका लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए एक करेक्शन फैक्टर का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो उस करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 48B। तो ये फॉर्मूला होता है, और एक होता है 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 160I। तो ये दो फॉर्मूला है। यहाँ पे करेक्शन फैक्टर निकालना है आपको। एक होता है लिस्ट रेडियस गायरेशन के हिसाब से, जो बी है वो लिस्ट रेडियस गायरेशन है, और एक आई है जो कि हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो आई के टर्म्स में पूछा है तो 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 160 आई मिनिमम। अगर आपका वहाँ पे लिस्ट रेडियस गायरेशन दिया हुआ है तो एक 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 48B। तो ये दो फॉर्मूला हैं, दो फॉर्मूला को थोड़ा देख लेंगे, उसमें एक आध न्यूमेरिकल आपको दिखेगा तो वो हम बना लेंगे। फिर इसके बाद जो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, इफेक्टिव लेंथ कितना होता है। तो फिक्स्ड बीम है तो फिक्स्ड बीम के लिए इफेक्टिव लेंथ कितना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक होता है रिकमेंडेड वैल्यू और एक होता है थ्योरेटिकल वैल्यू। एक होता है रिकमेंडेड वैल्यू और एक होता है थ्योरेटिकल वैल्यू। तो रिकमेंडेड वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू दोनों एग्जाम में देखेंगे कि दोनों में थोड़ा सा कुछ बीम होता है, ठीक है, कुछ सपोर्ट होता है जिसमें ये चेंजेस होता है। जैसे कि मान के चलते हैं कि कोई फिक्स्ड बीम है, दोनों साइड से फिक्स्ड बीम है, तो उसके लिए थ्योरेटिकल वैल्यू दिया गया है 0.5 है, लेकिन हम एज अ प्रैक्टिकल उसको ले लेते हैं 0.65। क्योंकि जो हम फिक्स्ड माने हैं वो एकदम से फिक्स्ड नहीं होता है, एकदम से फिक्स्ड पोजीशन को फॉलो नहीं करता है, थोड़ा बहुत उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ ही जाता है। तो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ जाने की वजह से उसका जो इफेक्टिव लेंथ है, जहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट आता है, बेंडिंग मूवमेंट जहाँ पे आता है उसको बोलते हैं, जितने भी बेंडिंग मूवमेंट आता है, जितने को बेंड करना चाहता है, जितने को बेंड करना लोडिंग की वजह से बेंड होता है, उसको बोला जाता है इफेक्टिव लेंथ। तो फिक्स्ड सपोर्ट में देखेंगे सपोर्ट के आसपास स्लोप डिफ्लेक्शन, फिक्स्ड सपोर्ट के आसपास स्लोप 0 होता है। तो जहाँ से स्लोप आना चालू हो जाता है वहाँ से उसको इफेक्टिव लेंथ बोला जाता है, और जहाँ पे स्लोप 0 होता है मतलब सपोर्टेड लेंथ बोलते हैं उसको। तो ये है एक थ्योरेटिकल वैल्यू होता है, एक थ्योरेटिकल वैल्यू के साथ साथ एक होता है रिकमेंडेड वैल्यू। तो किसको ज़्यादा लेना होता है, रिकमेंडेड वैल्यू को ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि जो थ्योरी में दिया गया है एकदम से उस टाइप के उसको हम लोग फॉलो नहीं कर सकते हैं, एकदम रिजिड हमको सपोर्ट नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है, जिसकी वजह से हमको रिकमेंडेड वैल्यू दिया गया है, उसमें एल इफेक्टिव को थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं, उसके हिसाब से हमको डिजाइन करना होता है। तो इसके लिए देख लेंगे फिक्स्ड बीम के लिए कितना होता है 0.65 रिकमेंडेड वैल्यू हम बता रहे हैं।
फिर एक साइड फिक्स्ड होता है और एक साइड हिंज होता है, तो उसके लिए हो जाएगा 0.8 और दोनों साइड हिंज होता है तो 1। तो इन तीन में से एक वैल्यू लगभग लगभग पूछा जाता है, ठीक है। और आजकल जो एसएससी का प्रीवियस ईयर बनाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा पोल है, पोल के ऊपर केबल बिछा दिया गया है, ठीक है। तो एकदम उसके ऊपर मतलब कि एक कॉलम है, कॉलम के ऊपर हैवी सपोर्ट रख दे, हैवी स्लैब रख दें, तो हैवी स्लैब रख दिए हैं तो वो भी क्या करेगा, उधर को फिक्स्ड की तरह बिहेव करेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एसएससी जेईई का लगातार बनाते रहिएगा। वहाँ पे अगर एसएससी जेईई पूरा बनाते हैं, उसमें जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उन सारे चीज़ों को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको अलग से थ्योरी बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा, अलग से चीज़ों को याद नहीं करना पड़ेगा, उतना बहुत ज़्यादा सफिशियंट होता है। फिर इसके बाद जो हम कॉलम बनाते हैं, तो कॉलम बनाने के लिए उसमें जो हम सरिया लपेटते हैं, जो हम टाई बोलते हैं, उसका कॉलम उठाते हैं। तो कॉलम उठाने के लिए जो सरिया लपेटते हैं तो वो देखेंगे कि एक हेलिकल टाइप का होता है, एक हेलिकल टाइप का होता है और एक टाई होता है अलग अलग। एक यहाँ दे दिए, फिर एक टाई यहाँ पे दे दिए, फिर एक टाई यहाँ पे दे दिए, कुछ कुछ डिस्टेंस पे हम लोग टाई देते हैं। तो दो टाइप का होता है, जहाँ पे अगर हम हेलिकल दे देते हैं तो वहाँ पे हमारा कॉलम का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है, और ये हमेशा सर्कुलर कॉलम में ही दे सकते हैं। जो हेलिकल टाइप रेनफोर्समेंट होता है वो हम हमेशा सर्कुलर में देंगे, और हेलिकल टाइप रेनफोर्समेंट देने की वजह से कितना % इंक्रीज हो जाता है, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो 5% बढ़ जाता है। ये हो गया हमारा हेलिकल टाइप रेनफोर्समेंट। फिर इसके बाद देखेंगे कि इस पे जो कॉलम बनाते हैं, तो कॉलम बनाने के लिए कॉलम डिजाइन करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि कॉलम में किस किस टाइप का रेनफोर्समेंट लगता है। तो एक होता है लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट और एक होता है कि लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट को बांध के रखता है, उसको बोलते हैं लेटरल टाइज। इसको या तो आप हेलिकल टाइप दे सकते हैं या तो नॉर्मली दे सकते हैं। तो जो और इसमें इसको पहले बता देते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट कितना देते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट को 0.8% देते हैं ग्रॉस सेक्शनल एरिया, बी इंटू जो हमारा कैपिटल डी है, जो हमारा ओवरऑल साइज है उसको लेना है। उसमें क्लियर कवर भी ऐड रहेगा, क्लियर कवर भी एरिया में क्लियर कवर भी ऐड रहेगा। तो उसमें पूछेगा कि मिनिमम एरिया ऑफ स्टील कितना देना है। मिनिमम एरिया ऑफ स्टील 0.8% और मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील 6%। और स्लैब में कितना देते हैं, मैक्सिमम एरिया 4% देते हैं स्टील का, ठीक है। और मिनिमम एरिया देते हैं स्लैब का अलग अलग देते हैं, देख लिए थे। एक होता है 0.15% और 0.12%, ठीक है। और बीम के लिए अलग था, 85% था, 85% BD/FY। ये तीन चीज़ें हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है और याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो चीज़ों को एक लाइन से जमा के लिखेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से बता देते हैं, बीम का होता है 0.85 मिनिमम, 85 BD/FY। फिर वहाँ पे आप स्लैब आ जाएंगे तो स्लैब में आएगा माइल्ड स्टील के लिए 0.12% और माइल्ड स्टील के लिए 0.15% और वहाँ पे HYSD बार लेते हैं तो 0.12%। फिर मिनिमम रेनफोर्समेंट आपको कॉलम में लेना है, तो कॉलम में कितना रिलेट करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो फिर कन्फ्यूजन कम होगा और चीज़ें ज़्यादा याद रहेगा, ज़्यादा समय तक याद रहेगा, वहाँ पे गलत होने के चांसेस कम है। फिर वहाँ पे आप आ जाते हैं कि कॉलम में, तो कॉलम में 0.6%। मैक्सिमम एरिया देखना है, तो मैक्सिमम एरिया देखना है तो स्लैब में देखे थे 4% और इसमें देखना है 6%। फिर इसमें देखते हैं कि पूछा जाता है कि अगर हमारा रेक्टेंगुलर कॉलम है तो कितना मिनिमम बार देंगे लॉन्गिट्यूडनल बार, तो 4 बार से हमारा काम चल जाता है। और सर्कुलर कॉलम है तो मिनिमम कितना बार लेना पड़ेगा, 6 बार लेना पड़ेगा। फिर इसके बाद अगर ये पूछता है कि कॉलम में मिनिमम जो हम लोग लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसका मिनिमम कितना डायमेंशन होना चाहिए, क्योंकि पतला पतला चीज़ हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते, वहाँ पे बकलिंग वाला चीज़ को देखा जा रहा है, ठीक है। तो मिनिमम जो डायमीटर जो बार यूज़ करते हैं उसका मिनिमम डायमीटर हमारा हो जाता है 12 mm मैक्सिमम। और फिर इसके बाद पूछा जाता है कि जो हम लॉन्गिट्यूडनल कॉलम दे रहे हैं या फिर आप देखे होंगे उसको बनते हुए तो कुछ स्पेस में ही देते हैं, तो उसका मिनिमम स्पेस और मैक्सिमम स्पेसिंग कितना होना चाहिए ये चीज़ दिया जाता है। तो मैं बता देता हूँ कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है लॉन्गिट्यूडनल बार का उसको लिया जाता है 300 mm या फिर 16 इंटू जो बार लिए हैं उस बार का डायमीटर। इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उसको हमको ले लेना होता है। फिर इसके बाद देखना है आपको ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। तो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट जो लपेटते हैं जिसको टाई बोलते हैं उसका मिनिमम डायमीटर कितना लेना है हमको, जो हम मेन बार लिए हैं उसका 1/4 लेना है या फिर 6 mm लेना है। तो यहाँ पे मिनिमम साइज ऑफ द रेनफोर्समेंट बोला है, तो मिनिमम साइज बोला है तो मिनिमम साइज जो भी 2 वैल्यू आया है 2 वैल्यू में से दोनों वैल्यू को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू बोला है तो मिनिमम अगर 6 और 4 2 वैल्यू आते हैं
तो 4 को भी सेटिस्फाई करे और 6 को भी सेटिस्फाई करे, जो कि मिनिमम हो। 4 को सेटिस्फाई कर मतलब अगर कोई वैल्यू 5 ले लेते हैं तो मिनिमम तो 4 दे दिए लेकिन 6 को क्रॉस नहीं किया। तो जहाँ पे मिनिमम वाला चीज़ पूछ रहे हैं वहाँ पे आपको हमेशा मैक्सिमम लेना है, जहाँ पे मैक्सिमम वाला चीज़ पूछा है वहाँ पे मिनिमम वाला चीज़ लेना है। तो रही बात ये। फिर इसके बाद देखना है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। देख लिए ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट हमको कितना कितना डिस्टेंस में प्रोवाइड करना है। सॉरी, ये ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करते हैं, जो टाइप प्रोवाइड करते हैं, उसका मिनिमम डायमीटर कितना लेना है। तो 1/4 लेना है या फिर 6 mm, 1/4 ऑफ मेन बार या फिर 6 mm, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम आएगा ये। उसके बाद फिर डिस्टेंस बता ही दिए कि हमको डिस्टेंस कितना लेना है। अगर मेन बार है तो मेन बार का डिस्टेंस कितना लेना है। ये मेन बार का डिस्टेंस कितना मीटर में कितना mm में लगाना है, 300 mm में लगाना है। फिर जो हम लेटरल टाइज प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना प्रोवाइड किए, फिर इसके बाद फिर कितना ऊपर प्रोवाइड करना है, फिर इसके बाद फिर कितना ऊपर प्रोवाइड करना है, फिर इसके बाद कितना ऊपर प्रोवाइड करना है। जो लेटरल टाइज है उसको कितना डिस्टेंस में प्रोवाइड करना है, उसको बोला जाता है पिच। कि एक पिच में उसके बीच के डिस्टेंस को बोला जाता है पिच। तो जो हमारा पिच होता है वो होता है लिस्ट लेटरल डायमेंशन, मतलब कि रेडियस ऑफ गायरेशन, फिर 16x5 या फिर 300 mm, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा। मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो वहाँ पे मिनिमम वैल्यू लेना है, तो मिनिमम इन तीनों में से जो भी होगा उसको हमको ले लेना होता है। फिर इसके बाद और कॉलम वाले सेक्शन में और चीज़ें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे आप तो कॉलम में इसेंट्रिक लोड आता है। कॉलम को जनरली हम लोग डिजाइन करते हैं उसको एक्सियल लोडिंग के हिसाब से, लेकिन उसमें मैक्सिमम कितना इसेंट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, ये चीज़ काफ़ी बार पूछा गया। इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि मैक्सिमम कितना इसेंट्रिसिटी दिया जाता है। तो मैक्सिमम जो इसेंट्रिसिटी जो इसमें हम डिज़ाइन करते हैं, तो जो इसेंट्रिसिटी दिया जाता है वो किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है, कि किस इसेंट्रिसिटी के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, L/500 प्लस B या फिर D/30 या फिर 20 mm। तो कॉलम डिज़ाइन करते हैं तो कॉलम डिज़ाइन करने के लिए हमको इतना इसेंट्रिसिटी के लिए डिज़ाइन करना ही करना है कि इतना इसेंट्रिसिटी आएगा ही आएगा, ऐसा मान के चलेंगे कि मिनिमम इतना आएगा। तो इसमें दो वैल्यू देखे कि L/500 प्लस B/30 या फिर 20 mm। तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी बोला मतलब कि इन दोनों में से आपको मैक्सिमम ले लेना है। ठीक है, मैक्सिमम कहाँ लेना है, मिनिमम कहाँ लेना है, ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला चीज़ होता है। फिर इसके बाद इसेंट्रिसिटी के लिए डिज़ाइन कर लिए। क्या क्या चीज़ें हमको देखना है कि सबसे पहले तो देखना है कि जो हम कॉलम में ये चीज़ देखते हैं कि उसका कॉम्प्रेसिव कितना लोड वो कैरी कर पाएगा, उसके लिए लोड निकालना है। तो लोड निकालने के लिए दो मेथड है, रैंकाइन्स फार्मूला और एक होता है सेकंड फार्मूला, उसके हिसाब से देख लेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कि उसमें मेन बार प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्कुलर है तो मेन बार कितना मिनिमम प्रोवाइड करेंगे, मैक्सिमम कितना प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद मेन बार प्रोवाइड कर दिए। मेन बार प्रोवाइड करने के बाद फिर मेन बार को बांधना है, उसको लेटरल टाई बोलते हैं। तो मेन बार को बांधने के लिए आपको मिनिमम कितना डायमीटर का बार यूज़ करना है। उसके बाद फिर उसको लपेटना है, तो लपेट दिए तो उसको दो टाइप से लपेट सकते हैं, या तो अलग अलग या तो उसको हेलिकल टाइप, और हेलिकल टाइप सिर्फ से सर्कुलर में यूज़ होता है। फिर इसके बाद फिर देखेंगे कि आपको कितना कितना डिस्टेंस में करना है, कितना कितना डिस्टेंस में देख लिए। उसके बाद फिर आपको देखना है इसेंट्रिसिटी कि मिनिमम इतना इसेंट्रिसिटी आएगा, उसके हिसाब से आपको डिज़ाइन करना है। फिर लिस्ट रेडर आपको देखना है उसमें सिलेंडरनेस रेशियो किसका कितना सिलेंडरनेस रेशियो है। और जब भी हम लोड कैलकुलेट करते हैं, इफेक्टिव लोड कैलकुलेट करते हैं, क्रिपलिंग लोड जिसको बोलते हैं या फिर बकलिंग लोड बोलते हैं, तो उसके लिए हमको एल इफेक्टिव चाहिए होता है। तो इफेक्टिव लेंथ के लिए IS कोड दिया गया है, थ्योरेटिकल वैल्यू और एक होता है थ्योरेटिकल वैल्यू और एक होता है रिकमेंडेड वैल्यू। तो वो कम से कम 3 या 4 सपोर्ट का हमको पता होना चाहिए। ये हो गया हमारा कॉलम का बात। फिर कॉलम के बाद फिर हम आ जाते हैं फुटिंग में। फुटिंग का डिज़ाइन कैसे करना होता है, तो हम बीम का डिज़ाइन कर लिए, स्लैब का डिज़ाइन किए, बीम का डिज़ाइन कर लिए। तो इसमें मैक्सिमम चीज़ें आप देख रहे होंगे कि मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना देते हैं, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना देते हैं, उसमें जो थिकनेस होता है वो कितना देते हैं, यही सारी चीज़ें पूछा जा रहा है। उसमें स्पेसिंग कितना देते हैं, मिनिमम स्पेसिंग कितना देते हैं, मैक्सिमम स्पेसिंग कितना देते हैं, उसका मैक्सिमम टेंसाइल परसेंटेज कितना होता है, कंप्रेशन में कितना परसेंटेज मैक्सिमम होता है, टेंशन में कितना मिनिमम होता है, कंप्रेशन में कितना मिनिमम होता है, शियर में कितना होता है। सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम वाली चीज़ें पूछा जा रहा है, जो आपको अल्टरनेट उसको जमा के लिखेंगे और क्वेश्चन जब SSC JEE में बनाएंगे, SSC JEE का प्रीवियस ईयर, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको जमा हुआ चीज़ मिल जाए, अल्टरनेट मिलेगा, उसको आप अपने शॉर्ट नोट्स में एकदम जमा के लिख लेंगे। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं फुटिंग डिज़ाइन में।
तो फुटिंग में जेई में बहुत कम सवाल बनने के चांसेस हैं। इसमें सिर्फ एक चीज़ आप देख लेंगे कि इसमें 2 टाइप का जो होता है फेलियर होता है पंचिंग। इसमें जो चेक करते हैं किस किस क्राइटेरिया में फुटिंग को चेक किया जाता है, किस किस क्राइटेरिया में उसको चेक किया जाता है कि 1 वे शियर है कि 2 वे शियर है, किसके हिसाब से उसको चेक करते हैं, वो चीज़ हम देख लेंगे। इसमें जो फॉर्मूला होता है वो बहुत लंबा होता है, उसका बहुत कम चांसेस है कि हमारा एग्जाम में पूछे। इसमें ये पूछ सकता है कि जो हम कॉलम जहाँ पे लोड आने वाला है और जो फुटिंग का पूरा टोटल विड्थ है, तो जो हमारा फुटिंग का जो टोटल विड्थ है उस विड्थ में बेंडिंग मोमेंट के लिए हमको कहाँ पे देखना है और शियर फोर्स के लिए कहाँ पे देखना है, जो हमारा कॉलम है कॉलम के फेस से कितने डिस्टेंस पे देखना है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको मैं एक बार बता देता हूँ कि आपको कहाँ कहाँ पे देखना है। हमको देखना होता है सबसे पहले चेक फॉर सिंगल शियर। अगर सिंगल शियर के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं तो जो हमारा कॉलम है कॉलम के फेस से डी डिस्टेंस, ठीक है, कॉलम के फेस से डी डिस्टेंस मतलब कि जो हमारा डेप्थ ऑफ फुटिंग है, मान लीजिए, ठीक है, डेप्थ ऑफ फुटिंग है, तो कॉलम के फेस से डी डिस्टेंस पे हमको देखना है वन वे शियर के लिए। फिर वहीं पे आपको अगर 2 वे शियर के लिए चेक करना है, 2 वे शियर के लिए चेक करना है तो कॉलम के फेस से d/2 डिस्टेंस पे चेक करना है। उसके बाद फिर आपको ये दोनों चीज़ें काफ़ी बार पूछा गया है। फिर इसके अलावा पूछ सकता है कि बेंडिंग मोमेंट के लिए आपको चेक करना है, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए आपको कहाँ पे चेक करना है, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए आप चेक करेंगे फेस से लेकर के, ठीक है, फेस से लेकर के मतलब कि जो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे जनरेट हो सकता है, वो अगर आप देखें कि फुटिंग है तो फुटिंग है तो उसमें सपोर्ट है, कॉलम का फेस है, कॉलम के फेस के बाद फिर देखेंगे कि उसको लेफ्ट राइट या फिर उधर ऊपर साइड चाहे इधर साइड, तो 4 डायमेंशंस होंगे एक्स और वाई डायरेक्शन। तो उसमें देखेंगे कि वो एक कैंटिलीवर की तरह बिहेव करेगा, तो उसमें आपको देखना है कि उसमें जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आएगा उसके हिसाब से आपको देखना है। तो जो ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो होता है जो हमारा डायमेंशंस है, जो हमारा फुटिंग का डायमेंशंस है और जो हमारा स्लैब का डायमेंशंस है, जो हमारा फुटिंग का डायमेंशंस है, फुटिंग के डायमेंशंस और जो हमारा कॉलम का डायमेंशंस है। तो फुटिंग का डायमेंशंस और कॉलम का डायमेंशंस को सेपरेट करेंगे तो उसका जो आधा पार्ट होगा उसके सेंटर में हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, तो वहाँ पे हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए चेक करेंगे। तो 3 जगह पे करना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए चेक करना है, 1 वे शियर के लिए करना है और 2 वे शियर के लिए करना है। तीनों के लिए हमको डिस्टेंस देखना है कि कहाँ कहाँ पे हमको लेना होता है। फिर इसके बाद आपको देखना है जो हम 2 वे शियर चेक करते हैं, तो 2 वे शियर हम चेक करते हैं तो 2 वे शियर में हमको कितना फोर्स लिया जाता है, ठीक है, पंचिंग शियर के लिए परमिसिबल स्ट्रेस कितना लिया जाता है ये पूछ सकता है, ये बहुत छिपा हुआ चीज़ होता है। तो LSM में लिया जाता है 0.25 इंटू FCK और WSM में लिया जाता है 0.16 √FCK। ये बहुत छिपा हुआ चीज़ है, अगर एग्जाम में आएगा तो इसको याद रखिएगा कि 2 वे शियर है तो 2 वे शियर के साथ अगर हम 2 वे शियर में परमिसिबल स्ट्रेंथ अगर देखें हम कंक्रीट की तो 0.16 FCK, WSM में 0.25 FCK, ये हो जाएगा हमारा LSM में। तो ये हो गया हमारा इसका पार्ट फुटिंग का। तो देख लिए, बीम देख लिए, स्लैब देख लिए, कॉलम देख लिए, फुटिंग देख लिए। फुटिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, सिर्फ आपको देखना है कि 1 वे शियर, 2 वे शियर और बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे चेक करना है, उसके बाद फिर देख लेंगे कि जब 2 वे शियर के लिए हम बनाते हैं तो 2 वे शियर के लिए जब हम बनाते हैं तो 2 वे शियर के लिए उसका जो कॉन्क्रीट होता है, कॉन्क्रीट का परसेंटेज कितना, कॉन्क्रीट का परमिसिबल स्ट्रेंथ कितना लेते हैं FCK का। फिर इसके बाद RCC में हमारा जो आखिरी टॉपिक आता है वो होता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट का। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट हो जाता है, तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट में उसमें देखेंगे लॉसेस से सवाल हमारे जेई में बन सकते हैं, ठीक है। फिर लॉसेस से सवाल बन सकते हैं कि फ्रिक्शन लॉस किस में लिया जाता है, इलास्टिक लॉस किस में लिया जाता है, ठीक है, फ्रिक्शन लॉस किस में लिया जाता है, इलास्टिक लॉस किस में लिया जाता है, और कौन कौन सा मेथड होता है, स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है स्ट्रेस कॉन्सेप्ट होता है और एक होता है लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट होता है। ये उतना उसका न्यूमेरिकल आ सकता है और उसका न्यूमेरिकल भी
एक ही आता है, एक होता है लोड बैलेंसिंग का, जिसमें एक बीम दिया होता है, तो उसमें डिफ्लेक्शन पूछता है, उसमें डिफ्लेक्शन दिया होता है, बीम दिया होता है, उसमें डिफ्लेक्शन दिया होता है यूडीएल की वजह से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो उसमें आपको केबल को सेट करना है, तो केबल को सेट करना है तो केबल को उसी के हिसाब से सेट करना होता है जिसमें जिस प्रकार से उसमें डिफ्लेक्शन आने वाला है, ताकि उस डिफ्लेक्शन को वो रोक सके। या फिर आप देख सकते हैं, अगर बीम का जिस प्रकार से आप बेंडिंग मोमेंट लगाते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आप केबल को आप उसमें लगाना होता है। ठीक है, लोड बैलेंसिंग मेथड को ये सवाल बनता है कि केबल को हम लोग किस प्रकार से लगाते हैं। फिर उसके बाद फिर आपका आएगा कि प्री स्ट्रेस में टोटल लॉस कितना होता है, प्री टेंशनिंग में कितना होता है, पोस्ट टेंशनिंग में कितना होता है। फिर आपको बोल देगा कि प्री टेंशनिंग में कंक्रीट का ग्रेड मिनिमम कितना लेते हैं और पोस्ट टेंशनिंग में कंक्रीट का ग्रेड कितना लेते हैं। फिर इसके बाद आपको पूछ देगा कि बहुत सारा हमको प्रोडक्शन चाहिए होता है, तो हम कौन सा मेथड में जाएंगे, प्री टेंशन में जाएंगे कि पोस्ट टेंशन में जाएंगे। बड़ा स्ट्रक्चर बनाना है तो वहाँ पे हम प्री टेंशनिंग में जाएंगे कि पोस्ट टेंशनिंग में जाएंगे। यहाँ पे आप गुप्ता एंड गुप्ता का सारा सवाल बना लेते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट से। तो वहाँ के अलावा मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा सवाल आता है या फिर किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो गुप्ता एंड गुप्ता के प्री टेंशनिंग वाला चीज़ आप सारा बना लेंगे तो प्री टेंशनिंग पोस्ट टेंशनिंग का तो प्री स्ट्रेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे। तो इतना टॉपिक्स हैं, इतना चीज़ें हमको याद रखना है। आरसीसी चूँकि याद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहीं से सवाल घुमा फिरा के पूछता है। तो ये सब चीज़ें हैं और वीडियो का अंत यहीं पे करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका तैयारी कंप्लीट हो चुका है तो आप टेस्ट सीरीज लगाइए, वहाँ पे आप अपना कमी को देखिए कि आप क्या कमी कर रहे हैं, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है आपको, किस टॉपिक से सवाल नहीं बन रहे हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसा है जो आप देखेंगे और इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है जो कि आप छोड़े हुए रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका टेस्ट सीरीज से दूर होगा। और NS इंजीनियर्स अड्डा, इसमें हमारा टेस्ट सीरीज है, उसका एक एप्लीकेशन है, वहाँ से डायरेक्टली आप परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा हमारा जो टेस्ट है उसका लिंक। इसके अलावा आप बूस्टर कोर्स अभी जस्ट लॉन्च हुआ है 12 तारीख से बूस्टर बैच चालू हो रहा है। तो बूस्टर बैच चालू हो रहा है तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक अच्छा है, अगर बेसिक अच्छा है तो बेस अच्छा है तो बहुत अच्छे से आप उसको ग्रास्प कर सकते हैं। ठीक है, कि कुछ कॉन्सेप्ट अगर लैक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर लैक हैं तो उन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और नहीं ज़रूरत है तो इंडिविजुअली भी आप हमसे बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई अगर पर्सनल और पर्टिकुलर किसी टॉपिक्स पे डाउट हो रहा है तो ठीक है, तो ज्वाइन करना चाहें तो भी अगर एक लाइन से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करना है, ठीक है, और जो आपका सिली मिस्टेक हो रहा है उन चीज़ों से अगर बचना है, उन चीज़ों से अगर मतलब उन चीज़ों को कम करना है और गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा हमारा डिटेल। थैंक यू और गुड लक। बहुत ज़्यादा पोस्ट है तो आई होप कि ये वीडियो से आपको फ़ायदा हो और कुछ चीज़ें ऐसी हो कि जो डायरेक्टली इस वीडियो से आ जाए और बहुत फ़ायदा हो। ठीक है, डायरेक्टली भी कुछ सवाल इसमें से आएंगे, जितना चीज़ें हम बताए हैं तो याद रखिएगा, कम से कम 2 या 3 सवाल तो आएगा ही आएगा, जितना बात किए हैं हम उतना में से। थैंक यू।